आगरा धर्मांतरण मामले में जिस अब्दुल रहमान यानी कि जो मास्टरमाइंड है, जिसको फिलहाल आगरा पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से गिरफ्तार किया, और जब ये गिरफ्तारी की गई तो उसी दौरान उस घर से रोहतक की एक लड़की भी बरामद हुई। उस लड़की को भी अब्दुल रहमान ने रेडिकलाइज किया, उसका ब्रेन वॉश किया और वो वहीं रह रही थी। ये लड़की हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है, जो गायब हो गई थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हरियाणा के रोहतक थाने में दर्ज कराई गई थी। उस लड़की, उस पीड़ित के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद रोहतक से आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि कैसे उस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया, और उस लड़की के पिता खुद एबीपी न्यूज़ पर बताएंगे कि क्या ये पूरी प्रक्रिया रही। आपको आपकी लड़की मिल गई, फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, हमारी बच्ची हमें मिल गई, हम तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत खुश हैं जो उन लोगों के चंगुल से हमारी लड़की निकल पाई है। कब आपकी लड़की गायब हुई और क्या ये रहा कि कब आपने एफआईआर दर्ज की पुलिस में, और कैसे हुआ सब कुछ? हमारी लड़की 12 नवंबर को घर से अपने आप ही गायब हो गई थी, और 13 नवंबर को हमने उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वहाँ की नज़दीकी पुलिस ने उनको खोजा, छानबीन की, नहीं मिल पाई। और 6-7 महीने के बाद फिर रोहतक में गए। मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा आपकी लड़की मिली? हमने कहा नहीं मिली सर। तो उसके बाद उन्होंने बोले ठीक है, हम ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, आप भी ढूंढना, अगर मिल जाएगी तो हमें इतला कर देना। घर में कैसे रहती थी, कैसे वो लोगों के संपर्क में आई, क्या करती थी आपकी लड़की? घर में तो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती थी। ना तो वो टाइम से खाना खाती, ना किसी से बात करती थी, और ना कभी टाइम से सोना ना उठना। क्या काम करती थी, पढ़ाई करती थी? वो स्टडी करती थी, और वो किस चीज़ की स्टडी करती थी? उसने कोचिंग ले रखी थी आईसीएस कॉलेज सांपला से, और बाकी मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देती थी वो। तो क्या किसी के संपर्क में आई वो, या कैसे? इस चीज़ का देख हमें नहीं मालूम सर, वो किसके संपर्क में आई, कैसे नहीं आई, लेकिन हम लोग तो उसके जो बिहेव से हमें और ही कुछ महसूस होता था। क्या बिहेवियर था उसका? फिलहाल यही बिहेवियर ये था, वो किसी से बात नहीं करती थी, अकेला महसूस करती रहती थी, टाइम से खाना नहीं, उठना नहीं है, अकेला बैठे रहना, अकेला घूमना, बस यही बातें। पूजा पाठ करती थी कि नहीं? पूजा पाठ नहीं करती थी सर, वो तो बस यही मेरे से बोलती रहती थी। मैं उसको समझाता था बेटे पूजा पाठ किया करो, बोली पूजा पाठ कुछ नहीं होते, ये इस्लाम में पैगंबर ऐसे होते हैं, इस्लाम धर्म में ऐसे होता है। मैंने कहा मेरे बेटे धर्म सब एक ही होते हैं, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो अपना हिंदू धर्म, कुछ भी धर्म लगा लो, सब एक ही होते हैं, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, कुछ भी लगाओ, हम सब एक ही धर्म के आदमी हैं। लेकिन वो इस्लाम को ज़्यादा इस्लाम को मानने लग गई थी, और हमें जहाँ तक शक हुआ कि ये इस्लाम धर्म में शायद ये इसका ब्रेन वॉश हो रहा है, या किसी ने किया होगा, ये इसलिए ये इस्लाम धर्म की बातें ज़्यादा करती है। तो ब्रेन वॉश तब जब घर में क्या नमाज वगैरह पढ़ती थी, या नहीं सर, किताबें कुछ ऐसा? नमाज नहीं पढ़ती, वो ज़्यादातर फ़ोन देखती थी बस। जी सर। फ़ोन पे आप लोगों ने कभी नहीं देखने की कोशिश की कि फ़ोन पे वो क्या देखती है? सर नहीं, इस चीज़ का हमें फ़ोन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ना हम देखते पाते थे ये क्या देख रहा है हमारा बच्चा, क्या नहीं देख रहा, क्या हम ये सोच रहे हैं ये अपनी स्टडी कर रही होगी कुछ ना कुछ, हमें क्या पता ये क्या कर रही है, क्या नहीं देख रही। किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जो उसका ब्रेन वॉश वहाँ आपके हरियाणा में कर? नहीं सर, हमारे सामने तो मिली ना, हमें कभी इसने बताया ना, हमारे सामने कभी भी नहीं मिली, किसी से भी नहीं मिली है। अब ये नहीं पता ये कब गई कब नहीं गई, कब इसका वाश हुआ कब नहीं हुआ। घर में इस्लामिक किताब वगैरह लाती थी? अल्लाह के बारे में ज़्यादा बातें करना, या आप लोगों से भी, या अपनी माताजी से भी? सर मेरे से बात करती रहती थी अल्लाह के बारे में। अच्छा। जी। और किसी से बातचीत घर में नहीं? नहीं, और किसी के बारे में नहीं करती थी। तो अकेले रहती थी तो आप लोग को अजीब नहीं लगता था कि क्यों अकेले रह रही है अकेले कमरे में? फीलिंग तो देखो, हम बच्चों को फीलिंग देख करके पेरेंट्स अपना यही सोचता रहता है कि अब तो शायद इसको अंदर से मनोविज्ञान की बीमारी हो गई, कि वो माइंड में कुछ इसका ऐसी कोई बात बैठ गई हो जिससे कि ये किसी से बात नहीं करती हो, ये है वो है। लेकिन हम सोचते थे शायद ये क्या आज नहीं तो कल सुधर जाए, या इसका ये सिस्टम सही हो जाए किसी न किसी तरह से, बस। हाँ। फिर क्या हुआ, कब ये घर से निकली, किन लोगों के संपर्क में रही? ये सर 12 नवंबर से ही निकल चुकी थी, बिना किसी को बताए? बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी, या तो इसके ऊपर प्रेशर डाला गया है किसी ने, उस प्रेशर की वजह से ये बिना बताए घर से, ना तो मेरे को बताया, ना अपनी मम्मी को बताया, ना किसी को बताया, ये चुपचाप से अपना डॉक्यूमेंट ले करके अपने चली गई। ठीक है।
जी फिर कैसे पता चला आपको कि आपकी लड़की? सर, हाँ हाँ, हमारे को परसों नाइट में फ़ोन आया था दीपक सर का, सीपी साहब का, और उन्होंने हमसे बोला कि आप हरियाणा से बोल रहे हो। मैंने कहा सर हाँ, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। और बोले आपकी बिटिया यहाँ आगरा के थाने में है, आप एक बार आकर के सुबह हमारे से मिल लो, और इसकी जो एफआईआर दर्ज करवा रखी है इसकी कॉपी हमारे को व्हाट्सअप कर दो। हमने व्हाट्सअप कर दिया था। तो मैंने जैसे अपनी बिटिया को आगरा के थाने में देखा तो मैं तो रोने लग गया था, जिससे मैं बहुत परेशान था, और मेरी बिटिया भी रोने लग गई थी। आपको देख के? जी सर। फिर बिटिया ने बोला कि पापा मैं बहुत परेशान रही, 8-9 महीना मुझे वहाँ दिल्ली में रखा गया, एक कमरे में बंद करके। कौन रखता था ये नहीं बताया? नहीं, उसका नाम नहीं बताया। और अपना बोली खाना दे देते थे। मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ और थी, उनको भी ऐसे खाना देते थे, बस यही। क्या शादी वगैरह कर दी? उसका नाम बदल दिया? उसका नाम भी शायद बदल दिया गया था, उसकी शादी कर दी गई थी ऐसी? इस चीज़ का नहीं पता सर हमें, उसका नाम बदला या शादी करी, इस चीज़ का नहीं। और लड़की ने क्या बोला? और लड़कियों को भी यहाँ की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उनको वहाँ से क्या नाम है नहीं, आपकी बेटी ने फिर आपसे क्या बातचीत की? क्या कुछ उसने कहा? क्या परेशानियां उसने झेली, कुछ बताएं? बस यही परेशानी झेली कि मैं तो बहुत परेशान रही। 8-9 महीने मेरे को यहाँ पे क्या नाम टॉर्चर किया जाता था, और खाना खुना देते थे, बोले अपना नमाज़ पढ़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। बस किस तरह का टॉर्चर करते थे वो लोग? सर जैसे कि ज़बरदस्ती से उसको बोलना अपना नमाज़ पढ़ते रहो, इस्लाम कबूल करो, ये करो, वो करो, बस। 8-9 महीने बहुत परेशान रही आपकी लड़की? जी जी जी। और क्या सारी बातचीत हुई आपकी फिलहाल? नहीं, बस और तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी बिटिया से। बाकी मैं तो यही कहता हूँ आज की न्यू जनरेशन के बारे में, सभी पेरेंट्स को, जितने भी बच्चे हैं 15 साल से प्लस में हैं, जो भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अब धर्म के बारे में उनको बताएं। और मैं तो यूपी सरकार का और पुलिस पूरे डिपार्टमेंट का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मोबाइल पर किस तरह की चीज़ें देखती थी, कुछ कभी इस बारे में आपको जानकारी नहीं? सर हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं मिली। इस्लाम को लेकर क्या आपसे डिस्कशन होता था अक्सर? डिस्कशन यही करती थी कि उस टाइम में पैगंबर ऐसे थे, ऐसे करते थे, ऐसे मानते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे चलते थे, बस यही। अब कैसा लग रहा है? आपकी लड़की आपके सामने है जो 9 महीने पहले भाग गई, और अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसके साथ गलत हुआ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मैं और मेरी बिटिया बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और वो कहती पापा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, और मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी। कितनी बेटियां हैं फिलहाल? एक ही बेटी है। एक ही बेटी? जी सर, एक ही बेटा है। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी इस तरह के युवा बच्चों को जो पढ़ते हैं? जी सर, मेरे को तो यही महसूस हो रहा है कि इस संगठन का बहुत बड़ा हाथ है, और कम से कम भी मैं तो ये कहता हूँ इस तरफ पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया है और इस संगठन को तोड़ा है। किस चीज़ की पढ़ाई करती थी आपकी बेटी, जो कोचिंग करती थी? किस चीज़? तो ये जैसे स्टडी करना है, टेस्ट के लिए करती थी अपने, जैसे सरकारी नौकरी के लिए बस। तो फिलहाल अब आपको अच्छा लग रहा है कि अपनी बेटी से अब उसको लेके आप रोहतक जाएंगे? जी सर, मैं रोहतक जाऊंगा अपनी बिटिया को लेके सर। जी सर। 9 महीने बाद तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देखिए ये उस लापता लड़की के पिता हैं जो फिलहाल अब आगरा पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की जब अपने पिता से मिलती है तो अपने पिता को देखकर रोने लगती है, और पिता भी उसके भावुक हो जाते हैं। और लड़की जब अपने पिता को 9 महीने बाद देखती है तो बताती है कि अब्दुल रहमान के घर पर किस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उन्हें बार बार नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो सीधे तौर पर आगरा पुलिस की तरफ से ये एक बड़ी उपलब्धि है, और अभी आगरा पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब्दुल रहमान के पीछे और कौन लोग शामिल हैं जो भारत देश में अवैध धर्मांतरण यानी कि धर्मांतरण का ये एक बड़ा घोरक धंधा चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इनके पिता ने ये बोला कि इनकी लड़की लगातार मोबाइल पर ही इन्वॉल्व रहती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, और जिस तरह से हमारी आगरा की पुलिस से बातचीत हुई, सूत्रों से बातचीत हुई, तो ये पता चला कि इंस्टाग्राम पर इस टाइप के तमाम ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो लोगों को टारगेट करते हैं और अपने धर्म से जोड़ने को लेकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और शायद ये वही मामला है कि जब एक लड़की जो सिर्फ अपने घर में अकेली थी, पढ़ने वाली थी, उसको इंस्टाग्राम और
और फेसबुक के द्वारा रेडिकलाइज किया जाता है। उसके बाद वो लड़की अकेले अपने घर से निकलती है और दिल्ली पहुंच जाती है, जहां पर 9 महीने से उसको टॉर्चर किया जाता है। ऐसे में सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस सिंडिकेट के पीछे कौन लोग हैं जो देश के युवाओं को टारगेट करते हैं और उसके बाद कन्वर्जन कर कर उनको बदलते हैं। और इसी दिशा में अब आगरा पुलिस आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, आगरा।